हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 25 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं तो एंड तक देखना। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको सारा कुछ करंट अफेयर का आज के दिन से जो बनने वाला है यही वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया 21 अक्टूबर को। स्लोवानिया ने अभी अपना स्लोवानिया का एक शहर है ब्लेड, इसको 2025 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया है। और माइकल रेडियाग्रिना ये बन गए हैं मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति। ये सेना प्रमुख थे, अब वहां पर क्योंकि सैन्य तख्ता पलट हुआ है इसलिए ये अब राष्ट्रपति बन गए हैं। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किया जाएगा। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया या कहें एसोचैम, इसके नए अध्यक्ष बन गए निर्मल कुमार मेंढा। अक्कई पद्मशाली ये सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। और तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 जो कि हुआ चाइना में, इसमें कांस्य पदक जीत करके कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बन गई हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम। अयोध्या में 26.17 लाख दीप जल करके अयोध्या दीपोत्सव ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। हर बार की तरह पिछली बार का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। साथ ही साथ में एक और रिकॉर्ड बना हुआ है सबसे ज्यादा बड़ी महाआरती का। ठीक है, सबसे ज्यादा लोगों का एक साथ मिलकर के महाआरती करने का, तो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। उरुग्वे ने अभी इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया है, ये करने वाला ये लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया है। चेन्नई में अभी बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की गई है और ये ऐसा करने वाला पहला भारतीय शहर बना है। भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। भारत फिडे विश्व कप 2025 के लोगो और सॉन्ग को जारी किया है। गोवा में आयोजित होने जा रहा है फिडे विश्व कप 2025। ठीक है, इसको गाया है दलेर मेहंदी ने, जो ऑफिशियल सॉन्ग है। तो ये टॉप 12 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। ऐसे ही 12 क्वेश्चन आज की भी वीडियो से रहेंगे। मैंने आपको कहा था ना कि जितने भी क्वेश्चन 2-4-6 क्वेश्चन छूटे हैं दीपावली उसमें, वो सब आपके धीरे धीरे करके कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है ना। शुरुआत करते हैं। तो पीडीएफ वगैरह सब आप एमजेटी ऐप से प्राप्त कर पाओगे, टेलीग्राम से प्राप्त कर पाओगे। टेलीग्राम पर रात को 9 बजे पीडीएफ आपको भेज दी जाती है। पहला क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड पोलियो डे ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस और यूनाइटेड नेशन का स्थापना दिवस यूएनओ डे, ये दोनों ही इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पोलियो दिवस के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड पोलियो डे साथियों पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। ध्यान रहे, भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। कब घोषित हुआ था भारत पोलियो मुक्त? लिखा है कि नहीं? हाँ, ये लिखा गया है। भारत 2014 मार्च में पोलियो मुक्त घोषित हो चुका था। ठीक है ना, 2014 मार्च में जब पोलियो मुक्त हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कब से केसेस नहीं आए भारत में? इसका मतलब 2011 से केसेस नहीं आए। मैंने आपको बताया ना डब्ल्यूएचओ वाला रूल। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि कोई देश को हम तभी उस देश से रोग का मुक्त करेंगे जब पिछले 3 साल से उस रोग का कोई केस ना आया हो, कोई मामला ना आया हो। मतलब जब 2011 से पोलियो के मामले भारत में आने बंद हो गए, तब जाकर 2014 में, 3 साल तक वेट किया जाता है, तब जाकर के 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया 16 मार्च को। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना, मार्च 2014 में पोलियो मुक्त हुआ भारत। अच्छा जी, इस बार की थीम क्या रखी गई है? पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह, यानी इंड पोलियो, एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन और एवरीवेयर। तो पोलियो ये होता है जोनास साल्क की जयंती पर होता है। जोनास साल्क जानते हो आप, पोलियो वैक्सीन की खोज किए थे ये, इसके लिए इनको नोबेल भी मिला था जोनास साल्क को। इनका नाम पूछा जा सकता है एसएससी वगैरह के एग्जाम में। बाकी पोलियो से रिलेटेड ही कुछ और भी दिवस हैं, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे विश्व पोलियो दिवस तो 24 अक्टूबर हो गया। विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को। और विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। क्लियर, ये रिलेटेड दिवस हैं। चलिए, अब ये प्रमुख दिवस अक्टूबर महीने के आए हुए अभी तक के, रिवीजन करना चाहो तो रिवीजन कर लो। हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैं स्टॉप किया हुआ हूँ वीडियो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला
किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई? देख रहे हो भाई, ये चीजें हर देश में अब होती जा रही हैं धीरे धीरे, बहुत जरूरी भी हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, मतलब वो चाह करके भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। लेकिन इंडिया में सब जुगाड़ू हैं, हम जानते ही हो, सब कुछ हो दूसरा ही ऐप निकाल लेंगे कोई ना कोई। खैर, न्यूजीलैंड ने ये प्रतिबंध लगा दिया है कि 16 साल के कम उम्र के बच्चे हैं सोशल मीडिया नहीं यूज कर पाएंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया था, ऑस्ट्रेलिया बना था पहला देश, तो संभवतः न्यूजीलैंड दूसरा ही देश है। ऑस्ट्रेलिया ने ये रूल अपने यहाँ अप्लाई किया था, उसी को देखी देखा न्यूजीलैंड ने भी किया, क्योंकि उसी कॉन्टिनेंट में पड़ता है, उसी के आसपास का कंट्री है। हालांकि अब तो कॉन्टिनेंट भी क्लेम किया जाता है कि नया ही बन गया है, उस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर न्यूजीलैंड में क्या हुआ कि बच्चों को ऑनलाइन बुलिंग और हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। उसमें एक नेशनल पार्टी की सांसद कैथरीन वेड ने एक विधेयक पारित किया, एक बिल लाया अपने संसद में, और उसके बाद फिर ये अप्लाई होने के लिए हो गया। ऐसे ही रूल 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने लाया था, उसी से ये प्रेरित है न्यूजीलैंड भी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन होती है, न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी होती है, और इसे जीलैंडिया महाद्वीप में रखा जाता है। देखो, अभी पिछले साल जो है एक नया महाद्वीप की खोज की गई, जीलैंडिया महाद्वीप। ये बताया गया कि इस महाद्वीप का 95% से 96% हिस्सा जमीन में पानी में डूबा हुआ है, केवल 5 से 6% हिस्सा ही ऊपर उभरा हुआ है। उसी 5 से 6% हिस्से में न्यूजीलैंड बसा है, इसीलिए इसको एक अलग ही महाद्वीप दे दिया गया नाम, नहीं तो पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही न्यूजीलैंड को काउंट किया जाता था। ठीक है जी, चलिए, और मैप नहीं लगा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। अक्टूबर 2025 में भारत ने तीव्र हमला अभियानों के लिए कितनी भैरव बटालियन का गठन किया? तो याद होगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने भैरव बटालियन को इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम पर पहले 2 फिर 5 बटालियन लाए गए। अब अभी 25 ऐसी भैरव बटालियन जो है इसको गठित कर दिया गया है। भैरव बटालियन जो होगी ये बहुत तेजी से अटैक्स करेंगी, तीव्र अटैक के लिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अटैक हुआ अपने ऊपर या कुछ भी ऐसा हुआ या अटैक करने का आदेश आया ऊपर से तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं, 1-2 दिन तक अपना सेना डिप्लॉय करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सब नहीं। ये बिल्कुल अटैकिंग मोड में रहेंगी हमेशा भैरव बटालियन। ठीक है, काल भैरव के नाम पर है, और भैरव बटालियन बिल्कुल तैयार रहेंगी। और इसे देखिए 5 बटालियन अगस्त से सितंबर के दौरान तैयार की गई थी, मैंने आपको बताया था। अभी 25 नई भैरव बटालियन का गठन कर दिया गया है। ये बिल्कुल अटैकिंग मोड में रहेंगी, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैयार रहेंगी। तीव्र और हाई इफेक्ट वाले ये सामरिक अभियान के लिए डिजाइन किया गया है। अब की बार मारेंगे जैसे, तो वो जैसे ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स ने बढ़िया से लिया हिस्सा, इंडियन आर्मी ने भी हालांकि मोर्चा संभाला था बॉर्डर एरिया पर, लेकिन इस बार जो है भैरव बटालियन तैनात कर दी गई है। तो अब की बार बस आदेश आते ही, अब की बार जैसे कि ये कहना है भारत का कि अगर 4 दिन का भी मौका मिला ना भारतीय सेनाओं को, तो 4 दिन में इतना तहस नहस कर दो कि जब तक इधर उधर ट्रंप बातचीत करें, पाकिस्तान की तरफ से इधर उधर कुछ भी करने की कोशिश करें, तब तक इधर निपटा दो अच्छा खासा फिर से, है ना। 2010 साल 20 साल पीछे कर दो उनकी सारी सिस्टम को। तो यही है। फिलहाल लगभग 250 विशेष रूप से प्रशिक्षित सैनिक हैं जो स्पेशल फोर्स होंगे, वो होंगे। मौजूदा पैदल सेना बटालियनों से इनमें लिया गया है। जो आर्मी की यूनिट होती है उसमें बिल्कुल फीडबैक वगैरह लिया जाता है, कौन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन बढ़िया है। उनमें से चुनिंदा चुनिंदा लोग को उठा करके भैरव बटालियन बनाई गई है। इनको अत्याधुनिक हथियार दिए गए हैं, ड्रोन, निगरानी प्रणाली, ये पूरा ऑल इन वन अपने आप में होंगे भैरव बटालियन। भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2025, इसका कौन सा संस्करण हुआ? तो जिमेक्स जिमेक्स है, ये जाइमेक्स नहीं है, जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है ना, तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2025 इसका अभी 9वां संस्करण हुआ है, 9वां संस्करण हुआ है। जिमेक्स होता है, बहुत पुरानी एक्सरसाइज है, भारत जापान के बीच में, नेवल के बीच में होता है। तो जापान की योकोसुका में ये आयोजित किया गया है। भारत की तरफ से स्टील्थ जो फ्रिगेट है अपना INS सहयात्री, ये इसमें शामिल हुआ। शिवालिक श्रेणी का ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ये भारत की तरफ से गया है, उधर की तरफ से उनका वाला आया होगा। भारत जापान के बीच और कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं? भारत जापान के बीच सिन्यू मैत्री होता है, धर्म गार्जियन होता है, वीर गार्जियन होता है, जिमेक्स होता है, मालाबार जो कि क्वाड के बीच में होता है। तो क्वाड में तो
3 और भी देश आ जाते हैं, मतलब भारत, जापान, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, 4 देशों का ये मेंबर है, उसके बीच में मालाबार होता है। ठीक है, अगला, ये कुछ और एक्सरसाइजेस हैं, इनका रिवीजन करेंगे। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच होता है विशाखापत्तनम में। आश्रय हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। 10वीं नेट पोलरेक्स ये भारतीय तटरक्षक बल करती है। कोंकण एक्सरसाइज भारत यूके के बीच होता है। ड्रोन कवच भारतीय सेना और आईटीबीपी करती है। फ्रीडम एज भारत दक्षिण कोरिया और जापान के बीच हुआ। जापात ये भारत रूस ने किया। अभ्यास मैत्री भारत थाईलैंड के बीच होता है, उमरई में हुआ। युद्ध अभ्यास भारत यूएसए के बीच होता है, अलास्का में इस बार हुआ। युद्ध कौशल 3.0 भारतीय सेनाओं ने इसे अरुणाचल प्रदेश में किया। क्लियर, अगला, हाल ही में किस देश ने कफाला सिस्टम को समाप्त किया? कफाला कानून, इसको समाप्त करने की घोषणा की है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने कहा है कि अब अपने देश में कफाला सिस्टम को हम एंड करेंगे। कफाला सिस्टम है क्या, इसको लेकर के मैंने आपको एक वीडियो दी थी कि कफाला कानून हटा दिया गया है। एक ऐसा कानून था जिसको सुनने मात्र से भारतीय मजदूर की रूह कांपती थी। भारतीय मजदूर हो या फिर कोई और पाकिस्तानी हो या नेपाली मजदूर हो या फिर बांग्लादेशी मजदूर हो या फिर फिलीपींस वगैरह से आने वाले हों, मोस्टली दक्षिण एशिया के जो मजदूर होते थे वो जाते थे सऊदी अरब वगैरह में या गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करने, अभी भी जाते हैं। तो वहाँ पर जाने पर ना एक कानून लागू होता था, वो कानून होता था कफाला। वो कफाला कानून काफिल के लिए होता था। काफिल उन्हें कहते हैं जो वहाँ पर एम्प्लॉयर होते हैं। एम्प्लॉयर बोले तो जो उनको नौकरियां देते हैं, नौकरियां देने वालों को एम्प्लॉयर बोलते हैं, नौकरी करने वाले को एम्प्लॉय बोलते हैं। तो जो काफिल होते थे यानी एम्प्लॉयर होते थे, वो पहले ही सबसे पहले वीज़ा और पासपोर्ट जमा कर लेते थे। वीज़ा और पासपोर्ट को रखने का, उसको रेगुलेट करने का अधिकार उनको दिया जाता था। उसके बाद उसका वो करते थे दुरुपयोग। दुरुपयोग कैसे? उस वीज़ा पासपोर्ट रखने के एवज में वो टॉर्चर करते थे। मतलब आप समझो, अभी भी बहुत सारी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं कि ऐसे किलोमीटर किलोमीटर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, रेगिस्तान है पूरा, धूप है, एकदम कड़ी धूप है, और वहाँ पर ऊँट चराने के लिए भेज दिया जाता है। तो ऊँट चराते रहो दिन भर धूप में, कड़ी धूप में, कहीं पर भी छाँव भी नहीं है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है, तो वहाँ ज़बरदस्ती मजदूरी करवाया जाता है एक प्रकार का। ये इसको कहा भी, बहुत सारे संगठनों ने इसको चीज़ को आधुनिक दास्ता कहा हुआ है इसे। तो ये कफाला सिस्टम इतना रद्दी कानून था, अब इसको समाप्त करने की घोषणा की है सऊदी अरब ने। तो ये बहुत राहत वाली बात है भारतीय मजदूरों के लिए, क्योंकि इससे ना वो ना अपने देश में जा पाते थे, वो ना नौकरी चेंज कर पाते थे, वो ना रिज़ाइन दे पाते थे। मतलब उनको कोई अधिकार नहीं था। अगर वो किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी कोई अधिकार नहीं था। ऐसा नहीं है कि ये केवल ऊँट चराने वाले एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं, जो भी कोई काम कराने वाले होते थे वहाँ सबके एम्प्लॉयर के अंडर में ये सख्ती आ जाती थी। लेकिन अब ये पावर हट गई है, तो अब कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी जो मजदूर होंगे। ठीक है, वहाँ पर मजदूरी करने जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि 13 मिलियन से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक वहाँ पर नौकरी करते हैं, जिसमें से 26 लाख तो अकेले भारत से ही हैं। 26 लाख मजदूर जो हैं ये भारतीय हैं जो जाकर सऊदी अरब में काम करते हैं। अच्छा, सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया भी भाई? सब कुछ तो ठीक चल रहा था इतने दिन से, 70 साल पुराना कानून था ये, तो अभी खत्म क्यों किया? कारण ये है कि अभी 2022 में जब कतर विश्व कप हो रहा था, कतर में फीफा विश्व कप, तो उस दौरान कतर ने यही वाला सेम सिस्टम रद्द किया था। तो जब कतर ने ये कानून हटाया था, तो फिर कतर की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खूब प्रेरणा हुई, खूब प्रेरित किया गया, तो उसको मतलब कि खूब प्रोत्साहन मिला था, खूब बखान मिली थी। तो जब कतर की खूब बखान हुई, तो अरब कंट्रीज़ में सऊदी अरब अपने आप को दादा मानता है, सोचता है कि हम ही भाई सबके लीडर हैं। तो जब उसकी इतनी तारीफें हुई, तो सऊदी अरब कैसे पीछे रह सकता था? तो सऊदी अरब ने अपने यहाँ इसको हटा दिया। अब इसको हटने से क्या होगा? कंपेरेटिवली मोर इंगेजमेंट होगा यहाँ पर, मतलब ज़्यादा लोग जाएंगे सऊदी अरब में, और सऊदी अरब भी वगैरह भी यही तो चाहते हैं कि ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप हो हमारा, और ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आए, और ज़्यादा टूरिज़्म भी बढ़े, ज़्यादा मजदूर भी काम करें। तो कुल मिलाकर के ट्रस्ट वगैरह ये सब बढ़ाने के लिए ये लोग ये कफाला सिस्टम हटाए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आगे कतर लीडर बन जाए, क्योंकि इन लोग के पास पैसे की तो कमी नहीं है। तो क्षेत्रफल मायने नहीं रखेगी, कतर आगे बढ़ जाएगा तो फिर इनके लिए दिक्कत आने लगेगी सऊदी अरब के लिए, है ना। तो रियाद यहाँ की राजधानी है, रियाल मुद्रा होती है। मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया है।
वैसे कल मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है तीस्ता प्लान पर, ये वीडियो जरूर देखिएगा। बांग्लादेश का एक मतलब सीक्रेट तीस्ता प्लान जो है, जिसको अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है फिर से। ये तीस्ता प्लान बनाया था मोहम्मद यूनुस ने, और ये तीस्ता प्लान भारत का चिकन नेक काटने का था। क्या था पूरा प्लान, और उस प्लान को लेकर के अब प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, कि मतलब वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक जो है वो कह रहे हैं बस तुरंत ही अप्लाई करो, जिससे भारत को नुकसान पहुंचे। ये पूरा समझने के लिए ये वीडियो कल वाली जरूर देखिएगा, कल रात को ही आई है चैनल पर। किस राज्य को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया? तो भारत का अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है केरला को। मतलब केरल में अब अत्यधिक गरीबी नहीं झेल रहा है कोई, अत्यधिक गरीबी से उठ गए हैं। तो गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, अपर क्लास हैं, अमीर हैं, लेकिन अत्यधिक गरीब नहीं है, ठीक है ना। बिलो द पावर्टी लाइन जो होती है, एक्सट्रीम पावर्टी लाइन, उससे ऊपर उठ गया है। देखिए यहाँ पर फ्री ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी, तो ये फ्री ऑफ एक्सट्रीम एक्सट्रीम पावर्टी हो गया है। अभी वहाँ पर अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था 2021 में, और 4 से 5 सालों में नतीजा ये आया कि 1 लाख से अधिक व्यक्तियों वाले 64,000 से ज़्यादा गरीब परिवारों जो हैं, जो एक्सट्रीमली गरीब थे, उनको उनका उत्थान किया गया है। ये मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया है, घोषणा किया है इसकी 1 नवंबर 2025 को, राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर। तो अभी 1 नवंबर आने वाला है राज्य का स्थापना दिवस, उस अवसर पर इसका बाकायदे तरीके से लॉन्चिंग करेंगे, फिर से प्रोत्साहन करेंगे, ठीक है। तो भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है केरला। केरल कहाँ पर है? तो केरल आप देखोगे दक्षिण में है। आप देखो साक्षरता के मामले में भी ये टॉप पर है, भारत का सबसे साक्षर राज्य है, ठीक है। इसके अलावा पिनराई विजयन यहाँ के सीपीआईएम पार्टी से सीएम है। इसके अलावा पूरी तरीके से डिजिटली कृत बैंकिंग यूज करने वाला भी 100% ये पहला राज्य बना हुआ है जहाँ पर डिजिटल बैंकिंग सिस्टम लागू है। राजेंद्र विश्वनाथ लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। तिरुवनंतपुरम राजधानी होती है। यहाँ पर इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत पूछा गया है, इसे याद रखना। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी यहाँ पर है। पलक्कड़ थर्रा है, थामासरेरी है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। 14 जिले हैं यहाँ पर। राज्यसभा में, विधानसभा में 140 सीटें हैं। लोकसभा में यहाँ से 20 सीट और राज्यसभा में यहाँ से 9 सीट जाती है, ठीक है। ये अपना बॉर्डर लगाता है कर्नाटका से और तमिलनाडु से। अगला, किस राज्य में निगोल चकोबा महोत्सव मनाया गया? निगोल चकोबा महोत्सव, ये मणिपुर का महोत्सव है, निगोल चकोबा। तो ये आप आर्टिकल देखिएगा, सेलिब्रेटेड निगोल चकोबा महोत्सव। ये बेसिकली मैतेई कम्युनिटी द्वारा होता है। मैतेई, कुकी, नागा, ये वही कम्युनिटीज हैं जिनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, आपस में ये लोग लड़ रहे थे और मणिपुर वायलेंस चल रहा था पिछले कई सालों से। तो उसी में मैतेई जो कम्युनिटी है, जो मेन मुख्य कम्युनिटी है, वैसे मैंने आपको मणिपुर वायलेंस पर वीडियो दी हुई है, अगर आप देखना चाहोगे तो आप सर्च करना मणिपुर हिंसा एमजेटी एजुकेशन, ठीक है। लाखों लोगों ने उसको देखा था। तो ये मणिपुर हिंसा के बारे में उसमें मेन जो मुख्य था वो मैतेई ही था। एक्चुअली में मैतेई ही सबसे ज़्यादा जो अमीर या कहें कि जो प्रेस्टिजियस लोकेशन है उसको शेयर करती है। मैतेई कम्युनिटी के ही सबसे ज़्यादा विधायक हैं विधानसभा में। मैतेई कम्युनिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में है ज़्यादा, इसलिए वो अपना ज़्यादा हित देखती है, अपने आप को एससी घोषित करवाना हो, अपने आप को ज़्यादा बेनिफिट्स देना हो, ये सब करती है। इसको देख करके नागा और कुकी को दिक्कत होती है और इसी वजह से दोनों में झड़पें होती हैं, ठीक है ना। हालांकि लैंड एरिया में मैतेई कम रहते हैं, कुकी का ज़्यादा एरिया मिलता है। वैसे आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको समझ में आएगा कि मणिपुर का जियोग्राफिकल सिचुएशन क्या है, किस वजह से यहाँ पर ये विवाद हो रहा था। खैर, हर साल मैतेई चंद्र कैलेंडर के हियांगोई महीने के दूसरे दिन ये मनाया जाता है। इस दौरान विवाहित महिलाएं, जिन्हें निंगोल कहा जाता है, अपने बच्चों के साथ मायके जाती हैं। उनका पारंपरिक भोजन और उपहारों के साथ स्वागत किया जाता है, ठीक है ना। अब मणिपुर के कुछ और त्यौहार जैसे संगाई महोत्सव, गान नगाई, कुट महोत्सव, चवांग कुट, इसके अलावा सिरुई लिली, चुम्फा महोत्सव, निंगोल चौकोबा, सिरुई लिली हो गया, संतरा महोत्सव यहाँ पर होता है, कचाई लेमन भी यहाँ पर होता है, नाता संकीर्तन भी यहीं पर होता है। तो ये सारे महोत्सव जो हैं ये मणिपुर के ही हैं। देखिए, ये कुछ और महोत्सव आप ये रिवीजन कर सकते हैं, जैसे गौरी महोत्सव राजस्थान में, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा, महागौरा पर्व मेला काठमांडू में, बतुकम्मा तेलंगाना में, मणिपुर में ही अभी सिरार खोंगा हथई मिर्च महोत्सव हुआ। इसके अलावा आषाढ़ी तिरुवथिले तमिलनाडु में, एस्ट्रो टूरिज्म लेह में हुआ,
बोनालू उत्सव तेलंगाना में और अंबुबाची मेला असम में लगा। अगला, हाल ही में किसको प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा, आप जानते हो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीते थे, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता। तो 2 ओलंपिक मेडल भी जीतने वाले ये व्यक्ति हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि इनको मिली है सेना में। सेना में ये पहले भी सूबेदार थे, फिर उसके बाद कर्नल, अब लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि इनको मतलब कि अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये नायब सूबेदार थे अभी तक। 2016 में सबसे पहले नायब सूबेदार बने और उसके बाद सूबेदार बने, फिर अब देखो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे पहले देखिए नीरज चोपड़ा से पहले ये महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, ये भी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद पा चुके हैं, ये ऑलरेडी हैं। अब यही इनको भी मिला हुआ है। तो भारतीय भाला फेंक एथलीट है नीरज चोपड़ा, प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर हैं। अब असाधारण खेल उपलब्धियों और भारतीय सेना में उनके योगदान के लिए ये दिया गया है। इनको कौन कौन सम्मान मिल चुके हैं? अर्जुन पुरस्कार 2020 में मिला था, विशिष्ट सेवा मेडल 2020 में मिला था। देखिए विशिष्ट सेवा मेडल जो होता है वीएसएम जिसे कहते हैं, ये सेनाओं को मिलता है, सेना के अधिकारियों कर्मियों को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये खेल खिलाड़ी को मिलता है, 2021 में इन्हें मिला था। पद्मश्री इनको 2022 में मिला। परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी पीवीएसएम ये भी सेना के अधिकारियों को मिलता है, तो 2022 में ये मिला। तो ये सब आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको जैसे बताया, लिख भी दे रहा हूँ, नीरज चोपड़ा जो है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीते, टोक्यो ओलंपिक में जीते गोल्ड, और 2024 के पेरिस ओलंपिक में जीते, पेरिस ओलंपिक में जीते सिल्वर। ठीक है ना। बाकी तो बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह में मेडल तो इनके बहुत सारे हैं। कहाँ पर 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये 27 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये होगा कुआलालंपुर मलेशिया में, और इसी को लेकर के कंट्रोवर्सी भी खूब उठी है। एक्चुअल में बात यह है कि बात ये हो रही थी कि पीएम मोदी इसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो पीएम मोदी ने कल साफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम इस समिट में हिस्सा तो लेंगे, लेकिन वर्चुअली हिस्सा लेंगे, आभासी रूप से हिस्सा लेंगे, हम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? इसके पीछे सोशल मीडिया पर 2 थ्योरीज चल रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। पहले ये थोड़ा सा इसका फैक्ट देख लो, उसके बाद हम लोग आते हैं उस मुद्दे पर, नहीं तो भटक जाओगे। देखो 27 अक्टूबर को ये होगा शिखर सम्मेलन, 26 से 28 अक्टूबर तक टोटल होगा, लेकिन 27 को मेन होगा। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन है ये, और भारत आसियान भी होगा इसमें, और आसियान समिट भी होगा। 2 टाइप का होता है, एक आसियान भारत के बीच में होता है और एक आसियान का केवल होता है। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है आसियान, उसका ये सम्मेलन होता है। इसमें ट्रंप भी आ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, अभी मैं आऊंगा उस पर। तो ये देखो कुआलालंपुर होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये भी याद रखना। ये 10 देशों का संगठन है और इसमें इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है और 1967 में स्थापना होती है। अब आते हैं टॉपिक पर कि 2 थ्योरीज क्या चल रही है सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को ना जाने को लेकर के। पहली थ्योरी कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें आ रहे हैं और भारत कोई भी बायलैटरल टॉक नहीं करना चाहता है अमेरिकी प्रेसिडेंट से। क्यों? क्योंकि ये ट्रंपवा बड़बोला है, बड़बोला ऐसा कि कुछ भी करके बार बार कि हमारी पीएम मोदी से बात हुई है, कल से तेल लेना बंद कर देंगे रूस से, परसों से तेल लेना बंद कर देंगे, सीज फायर मैंने कराया है, ये मैंने कराया है, ऐसा है वैसा है, ये खूब करता है। इस वजह से अभी आप देखो कनाडा में जब मिलना था वहाँ पर भी नहीं मिले, यहाँ पर मिलना था नहीं मिले, क्योंकि ये चीज़ें देखो क्या होता है जब बड़े बड़े लेवल पर कोई होता है, मीटिंग होनी होती है, तो राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे होते हैं, तो उससे पहले जो छोटे छोटे मंत्री होते हैं उनके बीच में बायलैटरल टॉक होकर के सब कुछ फाइनल हो गया रहता है। बस केवल जाकर के औपचारिक रूप से दुनिया को दिखाने के लिए हाथ मिलाकर हाँ ये डील साइन हुई, इस पर होता है बात, ठीक है ना। लेकिन ट्रंप के केस में ऐसा नहीं है। आप जब भी देखोगे कोई भी डील होने होती है तो पहले मंत्री स्तर की वार्ता में ही सब फाइनल हो गया रहता है, क्या क्या डील होनी है, क्या क्या होना है, ये सब फिक्स हो गया रहता है। केवल राष्ट्राध्यक्ष जाकर के हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और बताते हैं ये डील साइन हुआ, है ना। लेकिन ट्रंप वाले केस में क्या पड़ जाता है कि ये अपने आप को लगाता है और ये दूसरे लीडर की बदनामी भी करना चाहता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर चल रहा है। इस वजह से मुलाकातें नहीं हो रही, क्योंकि अभी अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। जब हो जाएगी तब होगा बात।
दूसरा थ्योरी ये चल रहा है कि पिछले दिनों में जब ये गए हुए थे एससीओ समिट में पीएम मोदी, तो वहां पर इनको असैसिनेट करने की तैयारी चल रही थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। पीएम मोदी को मारने के लिए साजिश रची गई थी, और वो साजिश जो रचा गया था, वो जो एसेट आया था, जो एजेंट आया था मारने के लिए, जैसे आप फिल्मों वगैरह में देखते हो, वो मारने के लिए जो आया था, वो 2 दिन पहले ही मरा पाया गया। कहाँ मरा पाया गया? कुआलालंपुर, सॉरी, बांग्लादेश में, ढाका में, है ना। तो शुक्र मनाओ अज्ञात लोगों का, है ना। भारतीय अज्ञात लोग जो हैं, सैल्यूट है उनको कि वह ऐसे ऐसे इनके मंसूबों को नाकामयाब करते रहते हैं। तो वो बड़ी एसोसिएशन की तैयारी थी। इस वजह से उसके बाद जितनी भी समिट्स हुई, आप देखो एससीओ समिट के बाद पीएम मोदी किसी भी विदेशी दौरे पर नहीं गए। जब सरमल सल ऐसे एक सम्मेलन था मिस्र में, वहाँ पर भी नहीं गए। उसके बाद अभी आसियान समिट है, यहाँ पर भी नहीं गए, नहीं जा रहे हैं। और भी जो भी समिट हुई उसके बाद पर विदेश में जाने का मौका मिला, वहाँ वहाँ पर पीएम मोदी नहीं गए हैं। मतलब अभी, क्योंकि अभी डीप स्टेट जो है एक्टिव है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी इस पर मैं दिन में आपको एक वीडियो भी दूंगा, डिटेल में समझाऊंगा पूरा सिलसिलेवार तरीके से। अभी तो आपको थोड़ा सा थ्योरी लग रही होगी, लेकिन आपको विश्वास होगा जब आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे तो। खैर, भारतीय मूल के किस इतिहासकार ने ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जीता? तो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार ये मिला है सुनील अमृत को। सुनील अमृत भारतीय मूल के इतिहासकार हैं, और ये ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज पाए हुए हैं फॉर द बर्निंग अर्थ। बर्निंग अर्थ इनकी रचना है, द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। तो ये इनकी पुस्तक है, इसके लिए इनको मिला है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। ये वार्षिक साहित्य पुरस्कार होता है, 2013 में शुरू हुआ था। नायेफ अल रोधन पुरस्कार के रूप में इसका शुरुआत किया गया था, बाद में 2021 में नाम बदलकर ब्रिटिश अकादमी कर दिया गया। लेकिन विजेता कौन है ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सुनील अमृत। ठीक, अगला, हाल ही में किसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, आप सुने होंगे, इसके द्वारा रैंकिंग जारी किया जाता है। तो इसके न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रतिभा एम सिंह को, जो कि हैं भारतीय। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट जज हैं, ये रह चुकी हैं। बिकम द फर्स्ट इंडियन टू चेयर WIPO एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज। नाम है इनका क्या? न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के, दिल्ली हाईकोर्ट की ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब ये होंगी WIPO के न्यायाधीशों के सलाह बोर्ड के अध्यक्ष। 2025 से 2027 तक का इनका कार्यकाल होगा। पहली भारतीय होंगे। WIPO की स्थापना 1967 में हुई थी, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। डेरेन टेंग इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला, हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो वनडे क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल में तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। नंबर 1 पर हैं सचिन तेंदुलकर, नंबर 2 पर हैं विराट कोहली, और तीसरे पर सौरभ गांगुली को पीछे करके पहुंच गए हैं रोहित शर्मा। देखिए, सौरभ गांगुली जो हैं ये 11,221 रन बनाए थे, रिटायर हो चुके हैं, आप सब जानते हो। इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ते हुए 11,249 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 14,181 के साथ दूसरे पर हैं। सबसे ज़्यादा 18,426 रन के साथ सचिन तेंदुलकर टॉप पर बने हुए हैं। तो वनडे क्रिकेट का ये बात रहा। ओवरऑल रन में भी दुनिया में सबसे ज़्यादा सचिन तेंदुलकर ने ही बनाए हैं, और ओवरऑल में दूसरे पर विराट कोहली हैं भारतीय में। ठीक है ना। चलिए, तो ये थे टॉप 12 क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। PDF आपको रात को 9 बजे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कल मैंने आपसे पूछा था किस खेल ट्रॉफी को राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी कहा जाता है? तो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी को कहा जाता है। किस प्रसिद्ध गायक को मद्रास का मिजाज कहते हैं? तो AR रहमान को कहते हैं। आज आपको क्या बताना है? उरुग्वे की मुद्रा क्या है? कमेंट करके बताइए, पूछा जा सकता है आपसे। एसोचैम का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। कमेंट करके बताइए कौन चुना गया है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।